नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है ये बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की एक नवीनतम शाखा है। आपको पता है कि अभियांत्रिकी मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, जोड़ना, तोड़ना, कुछ काटना। इंजीनियरिंग में यही तो करते हैं, कुछ जोड़ते हैं फिर क्या उसे तोड़ फोड़ के कुछ काट पीट के उसे कुछ नया बना देते हैं, इसे कहते हैं इंजीनियरिंग। इसी तरीके से जीन में होता है। इस विधि में क्या होता है, जीनों में हेराफेरी हेरफेर होता है। मतलब इस जीन को यहां लगा दिया, इस जीन को वहां लगा दिया, अलग अलग जीन बदल दिए। जीनों में हेरफेर द्वारा किसी भी जीव की आनुवांशिकता में उपयोगी परिवर्तन आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाते हैं। किसे कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी? जीनों के हेरफेर द्वारा किसी भी जीव की आनुवांशिकता में उपयोगी परिवर्तन आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग क्या होता है? जेनेटिक्स इंजीनियर किस काम में आती है? कोशिका में, जैसे कोई कोशिका है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग यूज कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ या फिर कोशिका के आनुवांशिक संगठन में किसी विजातीय डीएनए, विजातीय मतलब कोई बाहर का कोई भी डीएनए हो, उसे हम बाहरी डीएनए भी बोल सकते हैं, या फॉरेन डीएनए। विजातीय डीएनए प्रवेश कराते हैं जिससे कोशिका में आनुवांशिक अभियांत्रिकी ये एक प्रायोगिक विधि है। कोशिका में प्रायोगिक विधि से आनुवांशिक संगठन में प्रायोगिक विधि से कोशिका में प्रवेश कराया जाता है और उसमें कृत्रिम रूपांतरण करवाए जाते हैं। क्या यूज था? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का यूज है कि कोशिका में जो आनुवांशिक संगठन होता है उसमें किसी विजातीय डीएनए मतलब किसी फॉरेन डीएनए या फिर किसी वांछित डीएनए कह सकते हैं, उसका हमने प्रवेश करवा दिया। अब आनुवांशिक संगठन का प्रायोगिक विधि से कोशिका में प्रवेश हुआ, विजातीय डीएनए का प्रायोगिक विधि से आनुवांशिक संगठन में प्रवेश हुआ। कोशिका में प्रवेश करने के बाद वहां हम उसमें कुछ कृत्रिम रूपांतरण करवा सकते हैं। ये होता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग। आगे बढ़ने से पहले ये बता देते हैं कि जीन अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का जनक कौन है? पॉल बर्ग। जीन अभियांत्रिकी का जनक कौन है? पॉल बर्ग। एक बार फिर से देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी ये मतलब जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक पदार्थ में हेरफेर मतलब काट छाट करते हैं। अच्छे गुणों को तो हम प्रवेश करवाते हैं, निवेशन करवाते हैं और बेकार गुणों का विलोपन किया जाता है। इसे कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसका उपयोग क्या करते हैं? कोशिका के आनुवांशिक संगठन में विजातीय डीएनए यानी फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए या फिर बाहरी डीएनए को
डीएनए है उसे आनुवांशिक संगठन में प्रायोगिक विधि द्वारा कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, जिससे इसमें कुछ कृत्रिम रूपांतरण हम कर सकते हैं। कृत्रिम रूपांतरण मतलब अच्छे गुणों को हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं और जो बेकार गुण है उसे उनका विलोपन कर सकते हैं। अब यहाँ ये बायोटेक्नोलॉजी की एक नवीनतम शाखा है, ब्रांच है। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का एक आधुनिक विधि है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की आधुनिक विधि क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए तकनीक है इसकी एक आधुनिक विधि। अब ये पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है, ये पढ़ेंगे अब हम। किसी भी एक जीव के डीएनए का दूसरे जीव के डीएनए के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, इन दोनों अलग अलग जीव के डीएनए को हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा पुनर्योग। इस तकनीक को हम कहेंगे, पहले इस तकनीक का नाम जान लेते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। ये विधि कहलाएगी पुनर्योगज डीएनए तकनीक। और इससे बने डीएनए को कहते हैं पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे आरडीएनए भी कहते हैं। कि पुनर्योगज डीएनए कैसे बना? हमने एक डीएनए लिया, वांछित डीएनए। वांछित डीएनए मतलब विजातीय डीएनए। हमने बताया था कि हमने विजातीय डीएनए किसमें प्रवेश करवाया? कोशिका के आनुवांशिक संगठन में। इसे पैसेंजर डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए, इच्छित डीएनए, लक्ष्य डीएनए, फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए, यात्री डीएनए, कुछ भी कह सकते हैं। इस वांछित डीएनए का हमने विशिष्ट एंजाइम की सहायता से, इस वांछित डीएनए को हमने विशिष्ट एंजाइम की सहायता से क्या करवाया? वियोजित करवाया। वियोजित मतलब आइसोलेट करवाया। यहाँ किसके हेल्प लिए? हमने कोई विशिष्ट एंजाइम होगा जिसकी सहायता से हमने इसे वियोजित करवाया। वियोजित करके इसे हमने वाहक डीएनए के साथ जोड़ दिया। ये वाहक डीएनए क्या होता है? वाहक डीएनए को हम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ सबसे मेन पार्ट है वांछित डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए और वाहक डीएनए यानी वेक्टर डीएनए। ये वेक्टर डीएनए क्या होता है? ये वाहक डीएनए है, ये वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका यानी होस्ट सेल में ले जाता है। समझ में आया होगा? क्या करेगा? ये डिजायर्ड डीएनए यानी वांछित डीएनए को होस्ट सेल यानी परपोषी कोशिका कोशिका में ले जाएगा। इस कारण हमने इसे वाहक डीएनए कहा। अब यहाँ क्या हुआ? वांछित डीएनए वाहक डीएनए के साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद यहाँ पर एक नए गुणों वाला डीएनए बनता है। इस डीएनए के गुण सबसे अलग होते हैं क्योंकि ये वांछित डीएनए और वाहक वेक्टर डीएनए के इन दोनों डीएनए के मिलने से बना है।
तो इसके गुण सबसे अलग होंगे और इस डीएनए को हम कहेंगे आरडीएनए। आरडीएनए मतलब पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए कैसे बना? हमने वांछित डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए या फिर इसे पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं, हमने इसे विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से वियोजित करके वाहक डीएनए के साथ जोड़ा। दोनों डीएनए, वांछित डीएनए और वाहक डीएनए दोनों के जुड़ने से एक नए गुणों वाला डीएनए बना, जिसे हमने आरडीएनए नाम दिया। आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब पुनर्योगज डीएनए। यहाँ पर हम इस वाहक डीएनए को कोई गाड़ी मान सकते हैं, जैसे कोई बस है, और वांछित डीएनए कोई पैसेंजर है। इस पैसेंजर को जाना है अपनी मंजिल तक और आरडीएनए इसकी मंजिल है। तो क्या कर रहा है ये? इसकी मंजिल है होस्ट सेल, परपोषी कोशिका इसकी मंजिल है। तो गाड़ी के सहायता से ये पैसेंजर जाएगा, इसके साथ ये इसे कहाँ ले जाएगी? परपोषी कोशिका में। क्या हुआ? वांछित डीएनए पैसेंजर है जो गाड़ी में बैठकर यानी वाहक डीएनए की सहायता से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, मतलब परपोषी कोशिका में जाएगा। अब इस आरडीएनए को एक विशिष्ट परपोषी कोशिका, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक होस्ट सेल, एक विशिष्ट परपोषी कोशिका, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लें तो ई कोलाई हो गया, यीस्ट हो गया, एग्जाम्पल है। इन परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके वहां क्लोनीकरण करते हैं। क्लोनीकरण क्रिया यानी क्लोनिंग स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग मतलब अपने जैसा ही और डीएनए बनाने लग जाता है, मल्टीपल डीएनए का निर्माण करने लग जाता है। ये होता है आरडीएनए, पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए तकनीक या फिर प्रौद्योगिक, इसकी खोज स्टेनले कोहोने व हर्बर्ट बायर ने की। खोज किसने की? स्टेनले कोहोने और हर्बर्ट बायर ने। इन्होंने क्या किया? एक डीएनए लिया, इस डीएनए को सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज, सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? इंग्लिश में बोले तो रजिस्ट्रेशन, इसे शॉर्ट में REE कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? इसे काटने वाला एंजाइम है, ये एक काटने वाला एंजाइम है। ये रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या होता है हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। काटने वाला एंजाइम मतलब एक सीजर की तरह काम करता है, कैंची की तरह काम करता है। ये कैंची की तरह काम करेगा, इस डीएनए को काट देगा और काटकर ये बनाएगा एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का निर्माण करेगा। इसे
हम वांछित डीएनए कहेंगे, पैसेंजर डीएनए कहेंगे या फिर डिजायर्ड डीएनए कहेंगे। इस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन यानी वांछित डीएनए को इन्होंने सोलमोनेला में एक डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए। ये एक सबसे अच्छा डीएनए है वाहक डीएनए के रूप में। हमने वांछित डीएनए प्राप्त कर लिया, अब हमारे पास वाहक डीएनए आ गया। ये प्लाज्मिड डीएनए, ये वाहक डीएनए है। अब ये वांछित डीएनए और वाहक डीएनए मिलेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये एक जोड़ने वाला एंजाइम है। और जुड़ करके ये बनाएंगे एक आरडीएनए, पुनर्योगज डीएनए। इस डीएनए को काइमेरिक डीएनए, इसे काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। इस काइमेरिक डीएनए को अब हम प्रवेश कराएंगे होस्ट सेल में, यानी कि परपोषी कोशिका में। होस्ट सेल में प्रवेश कराएंगे तो वहां पे ये अपनी जैसी हूबहू कई कॉपीज बना लेगा, मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, मतलब कि क्लोनीकरण कर लेगा। इसे कहते हैं आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर पुनर्योगज डीएनए। इस प्रकार से स्टेनले कोहेन और रॉबर्ट बायर ने आरडीएनए को बनाया था। यहाँ पे हमने देखा कि इस डीएनए को एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने काटा। ये काटने वाला एंजाइम है, इसे मोलिकुलर सीजर कहते हैं, यानी कि आणविक कैंची। आणविक कैंची किसे कहते हैं? रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी REE को। अब ये रजिस्ट्रेशन एंजाइम क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी सीमाकारी एंजाइम के बारे में, सीमाकारी एंजाइम के बारे में। रेजिस्ट्रेशन एंजाइम है, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होता है रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये क्या करता है? हमने बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? डीएनए को काटते हैं, कट द डीएनए। बट जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये क्या करता है? कट द डीएनए, डीएनए को काटता है। कहां से काटता है? एट द एंड, इसके आखिरी सिरे से काटता है। एंडोन्यूक्लियस एट द स्पेसिफिक साइट। गलत लिख दी।
साइट से काटता है। और जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ये कहाँ से काटेगा डीएनए को? कट द डीएनए एट द एंड, यानी कि डीएनए के अंतिम सिरे से काटेगा। किस प्रकार से हम डीएनए बनाते हैं? ये डीएनए होता है, यहाँ इसके एंड से काटता है ये रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और जो रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये कहाँ से काटेगा डीएनए को? इसके स्पेसिफिक पार्ट से। इसका स्पेसिफिक पार्ट जैसे ये है, तो ये इस एंजाइम, तो ये एंजाइम इस स्पेसिफिक साइट को काटेगा। क्या काम करता है ये कौन सा एंजाइम काम करता है? REE, दोनों का नाम REE है। ये होगा रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रजिस्ट्रेशन एंजाइम की खोज किसने की? ये खोज की थी बर्नर आबर ने और हेलमेंटन ने। कितने में की थी खोज? 1970 में। बर्नर आर्बर व हेलमेंटन ने। जो रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करेगा? स्पेसिफिक साइट को काटेगा, राइट। इस कारण इसे मोलिकुलर सीजर, यानी कि आणविक कैंची कहते हैं। क्या कहेंगे? आणविक कैंची किसे कहते हैं? रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। ये कैंची होती है जो डीएनए के स्पेसिफिक साइट को काटती है, और जो रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए के एंड को काटता है। जैसे यहाँ पे डीएनए का एंड हो गया, तो इसके डीएनए को एंड को काट देगा। हमने देखा था कि REE यानी कि रजिस्ट्रेशन राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, REE है, इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेकेंड, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थर्ड। यहां पर जो RE फर्स्ट और RE सेकेंड है, ये दोनों क्या करते हैं? ओनली फॉर रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक डीएनए के स्पेसिफिक साइट को। रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट ऑन डीएनए, यानी डीएनए के स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये डीएनए को काटते नहीं। ये दो RE1 और RE थर्ड है, दे डू नॉट कट द डीएनए। ये दोनों रजिस्ट्रेशन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट और रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, ये दोनों
डीएनए को नहीं काटते हैं और इन्हें एटीपी की आवश्यकता होती है। इन दोनों को एटीपी की आवश्यकता होती है, RE1 और RE2 को, और ना ही ये किसे काटते हैं, डीएनए को काटते हैं। जबकि जो RE2 है, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड है, ये क्या करता है, इससे ओनली फॉर मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, नॉट एटीपी। एटीपी की जरूरत इसे नहीं होती है, ओनली फॉर मैग्नीशियम आयन इसके लिए जरूरी है। ये एक सिंपल तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये क्या करते हैं, कट द डीएनए को काटते हैं। इनके लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, ये एटीपी का यूज नहीं करते हैं, सिंपल होते हैं और ये एंजाइम को काट सकते हैं। कौन से काट सकते हैं एंजाइम को, RE2 टाइप नंबर 2 काट सकता है डीएनए को, और जो RE1 और RE3 है, ये दोनों नहीं काट सकते हैं डीएनए को। ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि डीएनए को रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड ही काट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रजिस्ट्रक्शन एंजाइमों का नामकरण, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ रजिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। तो इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, ये हम स्टेप वाइज समझते जाते हैं। तो जो एंजाइम होंगे, पहला स्टेप इसका आता है, एंजाइम का पहला लेटर वंश को प्रदर्शित करता है। जैसे हम ई कोलाई को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इसे काटिए, पहला अक्षर किसका होगा, वंश का, जो कैपिटल लेटर्स में होगा। कैपिटल लेटर्स में, और ये वंश जिससे उस एंजाइम को खोजा गया उस वंश का होगा, और ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा। दूसरा इसका स्टेप आता है कि वंश के बाद, पहला वर्ड वंश हो गया, इसके बाद 2 अक्षर, ये दोनों अक्षर हैं, ये जाति के लिए होंगे, जो कि स्मॉल लेटर्स में होंगे। किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में। जैसे एग्जाम्पल देखें तो पहला लेटर आएगा हमेशा वंश का, और वो भी कैपिटल। तो पहला अक्षर वंश का कैपिटल है, और आगे के 2 अक्षर आएंगे जाति के, जो स्मॉल लेटर में। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। ये है ई कोलाई, यानी कि एस्चेरिया कोलाई। इस से स्टार्ट होगा, एस्चेरिया कोलाई। इसका पहला लेटर किसको इंडिकेट करता है, जाति को, सॉरी वंश को, और आगे के 2 स्मॉल लेटर्स हैं, ये जाति को इंडिकेट करते हैं। किसके वंश है वो एस्चेरिया है, और जाति है वो कोलाई है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो HIN, यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस की इसका वंश और इन्फ्लुएंजेस की जाति। नंबर 3 आता है, हमने 3 अक्षर देख लिए। पहला आता है वंश का
और वो कैपिटल में आता है, उसके आगे 2 वर्ड आते हैं स्मॉल में, जिसके जाति के। नंबर 3 आएगा, चौथे नंबर का अक्षर है, वो चौथे अक्षर के रूप में हम क्या करेंगे, वंश के उस प्रभेद में लिखा जाता है जिससे वह मिला है। वंश का प्रभेद लिखा जाता है, जैसे ई कोलाई आर, यहां आर है, ये वंश का प्रभेद है। 4th स्टेप आता है, यदि मान लीजिए कि ई कोलाई आर ये प्रभेद है आर, यदि ये एक ही जीव से एक से अधिक रजिस्ट्रेशन एंजाइम प्राप्त होते हैं तो इन्हें हम रोमन संख्या में लिखेंगे। जैसे इसके आगे फर्स्ट लगा दिया और इसके आगे सेकंड। यहाँ पे ये एक ही जीव से प्राप्त हुए, लेकिन अधिक क्या है, रजिस्ट्रेशन एंजाइम है, तो हम इसे रोमन संख्या में लिखेंगे इनके आगे के वर्ड्स को, R1 R2। अब हम देखेंगे ई कोलाई R1 का फंक्शन क्या होता है। आपको पता है, हमने देखा था कि वांछित डीएनए और वाहक डीएनए दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, rDNA। तो हम यहाँ पर ये एंजाइम कौन सा है, डीएनए लिगेज एंजाइम है, जिससे ये दोनों मिलकर के rDNA बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ई कोलाई R1 एंजाइम की उपस्थिति में। तो हम यहाँ पर 2 डीएनए बनाएंगे, जैसे एक डीएनए ये बन गया। अब इसके 4 युग्म होते हैं, हमने पढ़ा था 4 युग्म होंगे इसके, 6 4 युग्म होंगे, GAATTC। आपको पता है ये दोनों लड़ियां एक दूसरे पर कुंडलित होती हैं इस प्रकार से। उसके दूसरे सिरे पर इसके विपरीत ग्वानिन से साइटोसिन और एडेनिन से थाइमिन और थाइमिन से एडेनिन और साइटोसिन से ग्वानिन, इस प्रकार ये जुड़े रहते हैं। ये एक डीएनए है। दूसरा डीएनए भी इसी प्रकार से होगा, इन दोनों में सेम 4 युग्म होंगे। यहाँ पे एक ही और आएगा। ये दोनों अलग अलग 4 युग्म हैं। इसमें से जो ये 4 युग्म है, ये है हमारा वाहक, 4 युग्म नहीं, डीएनए, ये हमारा वाहक डीएनए यानी वेक्टर डीएनए। और जो ये वाला डीएनए है, ये हमारा वांछित डीएनए। वांछित डीएनए को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉरेन डीएनए, या फिर पैसेंजर डीएनए भी कह सकते हैं। अब इन 4 युग्मों को पहचान करके ई कोलाई R1 है, ये डीएनए के 6 4 युग्मों को पहचान लेगा और इन्हें G और A के मध्य को काटता है। जैसे G और A के मध्य ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ G और A यहाँ पे हो गए और G और ये A यहाँ पर, यानी ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच से काटेगा। काटता है इन 6 युग्मकों के अनुक्रम को आगे या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द प्राप्त होगा हमें। देखिए, जैसे यहाँ पर हम इसे चाहे GAATTT से पढ़ लें
या फिर GAATTC। आगे से पढ़ेंगे तो भी वही आ रहा है, पीछे से पढ़ेंगे तो भी वही आ रहा है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। इस कारण हम इसे कहेंगे DNA पॉलीड्रोम। पॉलीड्रोम क्योंकि इनकी सीक्वेंस है, इन्हें आगे से या पीछे से पढ़ने पर सेम आती है, तो इसे हम कहेंगे DNA पॉलीड्रोम। अब यहाँ ये DNA है, ये इसमें 6 युग्म है, ये दोनों G और A, एडेनिन और ग्वानिन के मध्य से टूट गया। दोनों में कौन से एंजाइम की उपस्थिति में टूट गया है? E. coli R1। तो ये टूटा है, हम इसी प्रकार से इसे लिख देते हैं। तो दूसरा पेन था, यहां पर G आगे का भाग टूट गया, CTTA। इसी तरीके से वेक्टर DNA का हो जाएगा AATTC और यहाँ पर G जुड़ जाएगा, इनके मध्य तो बॉन्ड जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। थाइमिन किसके साथ? एडेनिन के साथ। और एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ गया, तो ये चारों एक दूसरे से जुड़ गए। यहां पे जो 4 अलग हैं, हम इन्हें कहेंगे स्टिकी एंड्स। अब ये एंजाइम जुड़ जाएंगे आपस में, सॉरी ये DNA जुड़ जाएंगे। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? DNA कौन से एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ते हैं? DNA लाइगेज एंजाइम। तो ये हम हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। कौन से एंजाइम को, सॉरी कौन से DNA को? ये था वांछित DNA या फिर फॉरेन DNA, और ये ग्रीन वाला था वेक्टर DNA। ये दोनों जुड़ करके इन्होंने बना लिया rDNA, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA, पुनर्योगज DNA बना लिया। अब कुछ एंजाइम हैं जो क्या करेंगे, जीन अभियांत्रिकी में प्रमुख होते हैं। अब वो कौन से एंजाइम है? 5 एंजाइम हम जान लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा RNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज एंजाइम। पहला एंजाइम क्या आता है? DNA पर निर्भर, सॉरी RNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम RNA टेम्पलेट पर DNA के न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है। क्या करेगा? RNA टेम्पलेट पर DNA के न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, इस कारण से हमने DNA पॉलीमरेज एंजाइम कहा है।
दूसरा आता है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण करता है। वही आएगा, यहाँ था आरएनए पर आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम, तो यहाँ आरएनए टेम्पलेट था, और यहाँ है डीएनए पर निर्भर, तो यहाँ डीएनए टेम्पलेट आ जाएगा। डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण। नंबर 3 आता है लाइगेज एंजाइम। आपको पता है लाइगेज एंजाइम क्या काम आता है, हमने पीछे देखा था यहाँ पर कि ये दोनों जो ये एंजाइम क्या कर रहा है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, ये डीएनए के दोनों खंडों को आपस में जोड़ रहा है। तो लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, डीएनए के खंडों को जोड़ रहा है। डीएनए के खंड कौन जोड़ता है, लाइगेज एंजाइम। नंबर 4 आता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति, जैसे ये जीवाणु की कोशिका भित्ति है, डबल लेयर्ड है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है। जैसे अंदर से ही छोड़ा जाएगा तो इसको गला देगा, तो इस प्रकार से हो जाएगी। गलाने के बाद ताकि जीवाणु में डीएनए को आसानी से पृथक किया जा सके। जैसे डीएनए, इसमें से कुछ जीवाणु होंगे, वो आसानी से अलग हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। लाइसोजाइम क्या काम कर रहा है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है ताकि जीवाणु को डीएनए से आसानी से अलग किया जा सके। नेक्स्ट आता है क्षारीय फास्फेट। क्षारीय फास्फेट क्या करता है, ये एंजाइम वृत्ताकार डीएनए कैसा होता है, इस प्रकार का वृत्ताकार है, और आपको पता है डीएनए द्विकुंडलित होता है, तो वृत्ताकार डीएनए को रेखित करता है। रेखित मतलब सीधा करेगा, इस प्रकार से रेखित हो गया। और 5 प्राइम इसका एक सिरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा सिरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो 5 प्राइम सिरे से फास्फेट समूह को जोड़ता है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि फास्फेट समूह को जोड़ता है, किस प्रकार से जोड़ता है, और ये रेखिक डीएनए में विजातीय डीएनए खंड को आसानी से निवेशित कराया जाता है। अब ये विजातीय डीएनए क्या होता है, मतलब वांछित डीएनए। इस प्रकार से वांछित डीएनए को जोड़ देता है, निवेशित करा देगा इस रेखिक डीएनए में। या ये कह सकते हैं कि ये एंजाइम है, ये डीएनए की वृत्ताकार होने की प्रवृत्ति को रोकता है। वृत्ताकार प्रवृत्ति, डीएनए की वृत्ताकार प्रवृत्ति को रोकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।